हेलो गाइस। फिजिक्स के जो सीरीज चल रही थी हमारी उसमें आपका स्वागत है। आज हम जो बात करेंगे वो है कूलाम के नियम की कि कूलाम का नियम क्या है। तो कूलाम का नियम पहले स्टेटमेंट देखते हैं कि इसके नियम के अनुसार दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए कोई बल है, दो स्थिर बिंदु आवेश हैं, उनके मध्य में बल लग रहा है F और इनका परिमाण कितना है, एक है Q1 एक है Q2। तो इन दोनों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल होगा, ये दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल के तो समानुपाती होगा और इनके बीच की दूरी मान लीजिए एक यहाँ पे रखा है एक यहाँ पे रखा है। इनके बीच की दूरी जो है वो है r। तो इसके बीच की जो दूरी है उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यहाँ देखिए वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है और दोनों आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती या फिर बोल सकते हैं समानुपाती होता है। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, F समानुपाती किसके होगा, Q1 इंटू Q2। और दूसरा स्टेटमेंट क्या बोलता है, F रिवर्स प्रोपोर्शनल क्या होगा, R²। दोनों को एक साथ लिखेंगे तो इस प्रकार से लिखेंगे, F समानुपाती क्या हो गया, Q1 इंटू Q2 अपॉन R²। यहाँ पे पहले देख लेते हैं आगे नोट्स में क्या लिखा हुआ है। यह बल दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश कार्य करता है। कहने का मतलब ये है, एक यहाँ पे ये है Q1 ये Q2 है, इन दोनों को मिलाएं, ये रेखा इन दोनों को मिला रही है तो ये इस रेखा के अनुदिश लग रहे हैं। अगर आकर्षण का है तो इस प्रकार से इसी रेखा के अनुदिश एक दूसरे को आकर्षित करेंगे और अगर प्रतिकर्षण का लग रहा है तो इसी रेखा के अनुदिश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। अब यदि दो बिंदु आवेश Q1 और Q2 एक दूसरे से r दूरी पर हों तो उनके मध्य कार्यरत आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का परिमाण क्या होगा। इस प्रकार से देखिए यहाँ पे ये Q1 है ये Q2 है, इन दोनों के मध्य में ये r दूरी है। तो कूलाम के नियम के अनुसार F समानुपाती किसके होगा, Q1 इंटू Q2 अपॉन R²। ये जो दोनों स्टेटमेंट हमने ली इनको एक साथ लिखेंगे तो ये इस प्रकार से प्राप्त होगा। फिर अब जैसे ये समानुपाती का चिन्ह है, इसको हटाने के लिए यानी कि इसको इक्वल में बदलने के लिए एक हम लगाते हैं नियतांक, इसको बोलते हैं K। तो F इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R²। ये K क्या है, ये समानुपाती को हटाने के लिए, अगर समानुपाती को इक्वल में बदलने के लिए एक नियतांक लगा देते हैं K, जहाँ K समानुपाती नियतांक है जिसे कूलाम नियतांक कहते हैं। K को क्या बोलते हैं, कूलाम नियतांक। ओके, समीकरण 1 कूलाम का नियम कहलाता है। ये जो समीकरण है ये वाला F इज इक्वल टू Q1 इंटू Q2 अपॉन R²। और ये K क्या है, समानुपाती नियतांक या कूलाम नियतांक, और ये ही क्या है, कूलाम का नियम। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। कूलाम नियतांक K का मान दो बातों पर निर्भर करता है। अगर आपसे परीक्षा में पूछा जाए कि कूलाम नियतांक कौन कौन सी बातों पर निर्भर करता है तो आप ये दो बातें लिखेंगे। एक तो मात्रकों की पद्धति, यानी कि जो मात्रक लिए जा रहे हैं Q1 Q2 और R, यानी कि आवेश और दूरी कौन से मात्रक में ली जा रही है, CGS में ली जा रही है या फिर MKS में ली जा रही है। इस प्रकार से मान लीजिए आवेश कूलाम में लिया जा रहा है और दूरी मीटर में ली जा रही है। मान लीजिए आवेश किस में लिया जा रहा है, माइक्रो कूलाम में या फिर नैनो कूलाम में, इस प्रकार से दूरी सेंटीमीटर में। इस प्रकार से जो मात्रकों की पद्धति होगी उस पर K का मान निर्भर करेगा। दूसरा क्या है, आवेशों के बीच माध्यम क्या है। एक तो दोनों आवेश जो हैं वो निर्वात में रखे हैं, एक दोनों आवेशों के मध्य पानी है, एक दोनों आवेशों के मध्य कोई पदार्थ रखा है जैसे पैरावैद्युतांक या कांच, रबर। इस प्रकार से दोनों आवेशों के मध्य में
कौन सा मीडियम है, कौन सा माध्यम है, उस बात पर भी निर्भर करेगा। जैसे मान लीजिए एक तो है दोनों आवेश बिल्कुल हवा में रखे हैं, या हम बोल सकते हैं हवा भी नहीं है, बिल्कुल निर्वात में रखे हुए हैं। निर्वात का मतलब होता है जहाँ पर हवा भी उपस्थित ना हो। तो मान लीजिए कि निर्वात में रखे हैं, एक तो स्थिति वो हो गई। दूसरी स्थिति क्या है कि दोनों आवेश हैं, उनके मध्य में कोई पदार्थ रखा है, जैसे कांच रखा है इत्यादि। तो दोनों स्थितियों में जो उन दोनों के मध्य आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का जो मान कार्य कर रहा है वो अलग अलग होगा। स्थिर वैद्युत के अध्ययन के लिए आजकल एसआई पद्धति का प्रयोग किया जाता है। के का मान ज्ञात करने के लिए निम्न दो स्थितियां होती हैं। स्थिति एक, जब आवेश निर्वात में रखा हो। निर्वात का मतलब क्या होता है कि दोनों आवेशों के मध्य किसी भी प्रकार का कोई माध्यम नहीं है, हवा भी नहीं है। सामान्यतः बोला जाता है कि निर्वात का मतलब होता है कि वहाँ पर खुले आसमान में या फिर बिल्कुल हवा में रखे हुए हैं। यहाँ पे निर्वात जो होता है वहाँ पर हवा भी उपस्थित नहीं होती है। एसआई पद्धति में K = 9 × 10⁹। एसआई का मतलब क्या हो गया, जो आवेश है वो तो कूलाम में लिया जाएगा, Q1 और Q2 का मान तो, और R का मान किस में लिया जाएगा, मीटर में लिया जाएगा। तो इस स्थिति में एसआई पद्धति में जो K का मान होगा वो 9 × 10⁹ मात्रक होता है। अगर आपको दोनों Q1 और Q2 और R ये चीज़ें एसआई में दी गई हों तो उस स्थिति में K का मान आप ये रखेंगे और फिर उनका मान रख के और फिर उसको हल करेंगे तो F का मान प्राप्त हो जाएगा। और K का मान K = और क्या लिखा जाता है, 1/4πε0। यहाँ पे ये दिया गया है, इसको इस प्रकार से भी लिखा जाता है। और इसको सोल्व करेंगे तभी हमें ये 9 × 10⁹ प्राप्त होगा। जैसे A × 4 × पाई का मान कितना होता है, 3.14, और ε0 का मान यहाँ पे जब रखेंगे तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, 9 × 10⁹, जो K का मान है। तो K = 1/4πε0 भी लिखा जाता है सुविधा के लिए, जिसे कूलाम के नियम को इस प्रकार से लिखा जाता है। अब यहाँ पे K का मान क्या था, 1/4πε0। देखिए F = हमने क्या लिखा, K Q1 Q2/R²। अब K का मान हमें क्या मिला, 1/4πε0। इसको यहाँ पे रखेंगे तो ये तो हो गया K, फिर Q1 Q2/R²। तो इस प्रकार से ये फॉर्मूला हमें प्राप्त हो जाता है। ε0 क्या होता है, निर्वात की वैद्युतशीलता, यानी निर्वात के अंदर वैद्युतशीलता कितनी है वो ε0 होती है। यहाँ पे जो 1/4πε0 है, ये ε0 क्या है, निर्वात की वैद्युतशीलता। ε0 का मात्रक, विमा और आंकिक मान हम यहाँ पे ज्ञात कर लेते हैं कि जो ε0 है उसका मात्रक क्या है, उसकी विमा क्या है और उसका मान कितना होता है। तो देखिए जो हमारे पास ये तीसरी समीकरण आ रही है, F = 1/4πε0 × Q1 Q2/R²। ये समीकरण 3 हमने दी थी, ये यहाँ पे ले लेते हैं। यहाँ से ये जो ε0 है इसको तो इस तरफ ले आते हैं, F को यहाँ पे ले जाते हैं। तो देखिए ε0 = 1/4π, इसको यहाँ पे ले गए ε0 को, तो यहाँ पे जो F था वो यहाँ पे आ गया। तो Q1 Q2/F_R²। तो मात्रक क्या हो गया, ये तो क्या है, कूलाम, दो आवेश हैं तो ये हो गया कूलाम × कूलाम। ठीक है, नीचे क्या है, F का मतलब बल, जिसको न्यूटन लिखते हैं, न्यूटन से प्रदर्शित करते हैं। और R क्या है, दूरी को किस में लिखते हैं, मीटर में, तो ये मीटर²। तो इस प्रकार से ε0 का मात्रक क्या हो गया, कूलाम² अपॉन न्यूटन मीटर²। यहाँ पे ये हमें लिख रखा है। फिर बात करते हैं इसकी विमा की। विमा है
Q1 Q2 अपॉन एफ इंटू आर स्क्वायर, ये हमें फॉर्मूला मिला था एप्सिलॉन नोट का। अब Q1 के लिए वीमा जो होती है वो 80 आती है, 80 होती है किसकी, Q की। I इज इक्वल टू क्या होता है, Q अपॉन टी। तो Q इज इक्वल टू क्या हो गया, आई टी, आई यानी धारा एम्पियर और टी यानी टाइम। तो ये हो गया जो Q की जो वीमा होती है वो होती है 80। तो यहाँ पे एक तो 80 ये है, एक 80 ये है। नीचे क्या है, बल, बल के लिए क्या होता है M1 L1 T-2, ये F की वीमा होती है और R मीटर स्क्वायर है, तो ये L स्क्वायर। तो यहाँ पे 80 अपॉन M1 L1 T-2 और L2। इसको सॉल्व करेंगे तो ये देखिए यहाँ पे M जो है ये ऊपर जाएगा और माइनस का हो जाएगा माइनस M -1, और L क्या है, 2 तो ये है, 1 ये है, 3 हो गए, ऊपर जाएंगे माइनस को जाएंगे L -3। T कितने हो गए, 1 और 2, तो T2 और A कितने हो गए, 2, A स्क्वायर। तो इस प्रकार से ये किसकी वीमा हो गई, एप्सिलॉन नॉट की, M -1 L -3 T4, यहाँ पे ये भी तो है -2, ऊपर जाके प्लस का हो जाएगा T4 A2। ये एप्सिलॉन नोट की वीमा हो गई। अब बात करते हैं कि जो एप्सिलॉन नोट हमने प्राप्त किया कूलाम के नियम में, उसका मान कितना होता है। तो ये देखिए हमने बात की कि K का जो मान होता है वो होता है 9 × 10⁹ ठीक है, और K का मान क्या होता है, ये इसके बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट। तो ये हमने यहाँ पे ये लिख दिया। अब यहाँ पे एप्सिलॉन नोट इधर गया और ये नीचे गया, तो एप्सिलॉन नोट बराबर क्या होगा, 1/4 पाई इंटू 10⁹ ये हो गया। इसको जब हल करेंगे तो हमारे पास जो मान है वो ये आएगा 8.854 × 10⁻⁻12 कूलाम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो ये एप्सिलॉन नोट का मान हो गया। एप्सिलॉन नोट का मान कितना प्राप्त हुआ, 8.85 × 10⁻⁻12 कूलाम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। अगर निर्वात में CGS पद्धति में K = 1 मात्रक मान लें तो F का मान कितना हो जाएगा, F = Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। K बराबर तो हमने 1 मान लिया, ये तो ये हमें न्यूटन का मान प्राप्त हो जाएगा। अब स्थिति दूसरी देखते हैं। स्थिति दूसरी क्या है कि मान लीजिए कि जो दोनों आवेश हैं उनके मध्य निर्वात नहीं है, कोई भी माध्यम है। माध्यम कुछ भी हो सकता है, कांच भी हो सकता है, पानी भी हो सकता है, कोई अन्य माध्यम भी हो सकता है, पैरावैद्युतांक भी हो सकता है, कोई मेटल यानी कि कोई धातु भी हो सकती है। तो दूसरी स्थिति हम क्या मान रहे हैं, जब आवेश निर्वात के स्थान पर अन्य माध्यम में रखे हैं, इस स्थिति में समीकरण 3 में निर्वात की वैद्युतशीलता एप्सिलॉन नोट के स्थान पर उस माध्यम की वैद्युतशीलता एप्सिलॉन लिखी जाती है। एप्सिलॉन नोट तो क्या होती है, निर्वात की वैद्युतशीलता। अब हम मान रहे हैं कि जो माध्यम की वैद्युतशीलता है वो है एप्सिलॉन, तो F माध्यम में लिखा जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन। यहाँ पे एप्सिलॉन नोट नहीं लगाएंगे, सिर्फ एप्सिलॉन लिखेंगे, Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, और इसको दे देंगे हम समीकरण 4। अब माध्यम का पैरावैद्युतांक क्या होता है, उसकी परिभाषा पहले तो ये देख लीजिए कि माध्यम का पैरावैद्युतांक की परिभाषा क्या होती है। किसी माध्यम की वैद्युतशीलता और निर्वात की वैद्युतशीलता का जो अनुपात होता है एक नियतांक होता है, जिसे माध्यम का पैरावैद्युतांक या विशिष्ट पैरावैद्युत या सापेक्ष वैद्युतशीलता कहते हैं। इसे K से प्रदर्शित करते हैं। देखिए माध्यम का जो वैद्युतशीलता होती है जिसने हम क्या बोल रहे हैं एप्सिलॉन, और निर्वात की जो वैद्युतशीलता होती है एप्सिलॉन नॉट, इनका जो अनुपात होता है
ये क्या होता है, एक नियत होता है, एक या फिर नियतांक होता है, जिसे हम बोलते हैं माध्यम का पैरावैद्युतांक। और इसके अन्य नाम भी हैं, जैसे विशिष्ट पैरावैद्युतांक, सापेक्ष पैराविद्युतशीलता आदि कई नामों से भी इसको जानते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो एप्सिलॉन नोट का जो मान है वो होगा के एप्सिलॉन। एप्सिलॉन क्या है, माध्यम की वैद्युतशीलता। तो इसका मान क्या हो जाएगा इस समीकरण से, इसको इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाए, एप्सिलॉन बराबर के एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे माध्यम का पैरावैद्युतांक प्राप्त हो जाएगा। अब देखिए समीकरण 4 से निर्वात के अतिरिक्त अन्य किसी माध्यम में कूलाम का नियम क्या प्राप्त हो जाएगा। यहाँ हमें एप्सिलॉन का मान कितना मिल रहा है, के एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। और एफ माध्यम में क्या लिखा जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और के ये किसकी जगह लिखा है, हमने एप्सिलॉन की जगह लिखा है। ये जो मान हमें प्राप्त हो रहा है ये हमने एप्सिलॉन की जगह लिखा है। अब ये देखिए कि जो पैरावैद्युतांक होता है वो विमाहीन राशि होती है। कहने का मतलब अगर आपसे इसकी विमा पूछी जाए तो आप बोलेंगे इसकी कोई भी विमा नहीं होती है। निर्वात के लिए के का मान जो होता है वो 1 होता है। यही कारण होता है कि जब हम स्टार्टिंग में हम जो कूलाम का नियम पढ़ रहे थे उसके अंदर ये की हमें नहीं मिल रहा था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपन R² लिख रहे थे। क्यों, क्योंकि निर्वात के अंदर जो के का मान होता है वो 1 होता है। अतः आंकिक प्रश्न हल करते समय निर्वात या वायु में रखे बिंदु आवेशों के मध्य वैद्युत बल का मान समीकरण 3 से माध्यम में रखे आवेशों के लिए समीकरण 5 का प्रयोग करते हैं। हम इस समीकरण का प्रयोग करते हैं जब हमें कोई भी माध्यम दिया गया हो। पैरावैद्युतांक के लिए एक के का जो मान है वो 1 से तो ज़्यादा होता है और अनंत से कम होता है। इस बात को भी आप ध्यान में रखें। के का जो मान है वो हम ज्ञात कर चुके हैं, 9 × 10⁻⁹ Nm²/C-2, यानी कि अपन कूलाम स्क्वायर लिख सकते हैं इसको। तो F जो कूलाम का नियम है वो हमें क्या प्राप्त होता है, के Q1 Q2/R²। और के का जो मान है वो क्या प्राप्त होगा, यहाँ से इस के को इसको इधर रखते हैं, R² इधर ले जाएं और ये इसको नीचे ले जाएं, तो के का मान ये प्राप्त होता है F_R²/Q1 Q2। के का ऐसा ही मात्रक क्या होगा, ये तो हो गया न्यूटन, F ये हो गया मीटर स्क्वायर और ये हो गया कूलाम स्क्वायर। तो के का ऐसा ही मात्रक क्या हो गया, न्यूटन मीटर स्क्वायर C-2, यानी कि कूलाम स्क्वायर बट्टे में बोल सकते हैं इसको ऐसे, जैसे न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलाम स्क्वायर, ऊपर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा -2, ठीक है। एप्सिलॉन नोट का मान कितना हो गया हमें प्राप्त, 8.85 × 10⁻⁻12 n-1, यानी कि न्यूटन -1 मीटर -2 और कूलाम स्क्वायर। एप्सिलॉन नोट का मान 1/4 पाई के और एप्सिलॉन नोट का मात्रक क्या प्राप्त हुआ, 1/Nm²C-2, यानी कि इसको अगर ऊपर ले जाएंगे तो ये हो गया n-1 m-2 और C-2। फिर CGS में अगर के का मान ज्ञात करें तो देखिए के का मान यहाँ पे ये किस में है, SI में, और इसको CGS में बदलने के बाद हमें 3 × 10⁹ ये प्राप्त हो जाता है। के का मान 1 किस में होता है, निर्वात के अंदर। अब आवेश का जो मात्रक होता है या कूलाम की जो परिभाषा होती है वो हम किस प्रकार से दे सकते हैं, वो देखिए। निर्वात में r दूरी पर
स्थित दो बिंदु आवेश Q1 और Q2 के मध्य कार्य करने वाला बल ये होता है F इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R²। जहाँ पर ये जो 1/4πε0 का मान 9 × 10⁹ होता है, तो F इज इक्वल टू क्या हो गया 9 × 10⁹ Q1 Q2 अपॉन R², जो कूलाम का नियम कहलाता है। यदि Q1 और Q2 1 कूलाम के बराबर हैं, यानी कि Q1 का मान भी 1 है और Q2 का मान भी 1 है, तो 1 × 1 कितना हो गया 1 ही हो गया। और दूरी कितनी है 1 मीटर, तो यहाँ पे सब कुछ 1 हो गया, Q1 भी Q2 भी और ये भी, तो ये सब कुछ 1 हो गया। तो F का मान कितना प्राप्त हो गया 9 × 10⁹ न्यूटन, यानी कि दो एक कूलाम आवेश अगर 1 मीटर दूरी पर रखे हैं तो उनके मध्य जो कार्य करने वाला बल होगा वो 9 × 10⁹ न्यूटन के बराबर होगा। अतः परिभाषा क्या देंगे, एक कूलाम आवेश वह आवेश है जो निर्वात में अपने से 1 मीटर दूरी पर रखे समान परिमाण के सजातीय आवेशों के 9 × 10⁹ न्यूटन बल से आकर्षित करता है, जबकि प्रतिकर्षित करता है। समान आवेश है इसलिए प्रतिकर्षित करेगा, विपरीत आवेश है तो एक दूसरे को आकर्षित करेगा, जबकि दोनों आवेश बिंदु आवेश हैं। ये तो हो गई पहली परिभाषा। दूसरी परिभाषा हम क्या देंगे, किसी चालक में वैद्युत आवेश की प्रवाह की दर को वैद्युत धारा कहते हैं, अर्थात वैद्युत धारा I = Q/T हो गया, I = Q/T हो गया। प्रवाह की दर को धारा कहते हैं, और Q बराबर क्या हो गया I × T। इसको इधर ले जाएंगे, देखिए I बराबर क्या हो गया Q/T, तो यहाँ पे Q बराबर क्या होगा I × T। तो इसकी परिभाषा क्या देंगे, SI प्रणाली में आवेश का मात्रक कूलाम, धारा का मात्रक एम्पियर और समय का मात्रक सेकंड है। ठीक है, 1 कूलाम बराबर 1 एम्पियर बटे सेकंड है। अतः 1 कूलाम वह आवेश है जो किसी चालक में 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित होने पर उसके अनुप्रस्थ परिच्छेद में प्रति सेकंड से गुजरता है। यानी कि 1 कूलाम आवेश वह आवेश है जो चालक में 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित होने पर उसके अनुप्रस्थ परिच्छेद में प्रति सेकंड गुजरता है। यहाँ पे T को क्या मान लेते हैं 1 सेकंड, और I को कितना मान लेते हैं 1 एम्पियर। तो यानी कि 1 सेकंड में 1 एम्पियर धारा प्रवाहित होने पर उसके अनुप्रस्थ परिच्छेद में 1 सेकंड में कितना गुजरता है आवेश, वही 1 कूलाम आवेश कहलाता है। ओके गाइज, आज के लिए इतना ही, बाकी अगली कक्षा में देखते हैं।